गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पीएससी सेकेंड ईयर की क्लास पढ़ाते हुए सबसे पहले यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें तीन चीजें हैं जो आप लोगों को दिखाई। इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में इसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। अब देखिए आईआर मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को आईआर कहते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तीनों एक ही बात है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, तो उसके पहले लेक्चर में हमने ये बात कर ली थी। आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के पहले दूसरे उन वीडियोज को आप दोबारा से देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है वो रिपीट कर देता हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ का रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन करवा करके और पदार्थ की स्ट्रक्चर को ज्ञात करते हैं, स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पदार्थों की संरचना या स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने की या इलुसिडेट करने की, पहचानने की एक तकनीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है मैंने बता दिया था। चलिए अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें पदार्थों की पहचान के लिए, जिसमें यौगिकों या कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर की पहचान के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस का, इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम वेव्स काम में लेंगे वो होंगी इंफ्रारेड, यानी आईआर वेव्स को हम मैटर के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे और उसका जो चित्र आएगा, वो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा आईआर स्पेक्ट्रम, आईआर स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इस टेक्निक को कहेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए चलो हम बात करते हैं कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है दृश्य प्रकाश है, और भी इसके साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें हमने पहले चैप्टर बात की थी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में बहुत सारी होती हैं, ऑडियो, रेडियो, माइक्रो, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्स, गामा, कोस्मिक, बहुत सारी होती है। तो किसी भी पदार्थ पर जब यूवी किरणें गिरती है, यूवी वेव जब किसी मेटल से इंटरेक्ट होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। क्या होते हैं उसमें? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ लिया है कि सब निचले एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट कर जाता है, यानी उसका ट्रांजिशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि सर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉरी आईआर वेव जो होती है आईआर जो वेव जो होती है यानी इंफ्रारेड अवरक्त जो किरणें होती हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, उनकी एनर्जी लो होती है। इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी कम होती है। तो किसी मैटर को जब ये रेंज दी जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाता है, लेकिन ये रेंज जब दी जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता है, यानी संक्रमण नहीं होता है। ये उतनी ऊर्जा की विकिरणें नहीं है कि ये ट्रांजिशन करवा सके। तो इनसे क्या होता है, इनसे केवल ये इतनी ही ऊर्जा की होती है कि ये जब किसी मेटल पर गिरेंगे तो वहां पर केवल वाइब्रेशन होगी। वहां पर क्या होंगे? केवल वाइब्रेशन होंगे, जिनको हम हिंदी में बोले तो कंपन, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो है उसमें जैसे ही ये रेंज गिरेंगी तो वो वाइब्रेट, उसके मॉलिक्यूल जो है, सॉरी उसमें एटम जो है वो वाइब्रेट होंगे, उनमें ट्रांजिशन नहीं होगा। वो क्या केवल होंगे? वाइब्रेट होंगे, उनमें केवल वाइब्रेशन होता है। तो इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं।
कितने सारे नाम हो गए देखिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, हिंदी में बोले तो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं वो मैंने बता दिया, वाइब्रेशन के कारण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमें पता लग गया है कि उस पे आईआर रेडिएशन जब डालते हैं तो उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होते हैं और वाइब्रेशन के कारण स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी मैटर को, ये कोई भी पदार्थ, इसको हमने आईआर रेडिएशन, ये कोई मैटर है पदार्थ, इसको हमने आईआर रेडिएशन दी, आईआर वेव दी और इसका स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त हो, इसका हमको क्या मिल गया, स्पेक्ट्रम मिल गया। ये टेक्निक कहलाएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो स्पेक्ट्रम जो मिलता है इसका, आईआर स्पेक्ट्रम जो होता है, इसको बोलेंगे आईआर स्पेक्ट्रम। आईआर स्पेक्ट्रम, जी आईआर स्पेक्ट्रम होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब ये जटिल होता है। आईआर स्पेक्ट्रम बहुत ही जटिल होता है, यानी बहुत ही उलझा होता है। क्योंकि अब आप लोग देखिए कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स होंगे, वो एटम्स आपस में बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब ये जो बॉन्ड है, जैसे ही आईआर रेडिएशन उस पर गिरेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये वाइब्रेट होंगे, तो एटम वाइब्रेट होंगे। अब ये एटम वाइब्रेट होंगे तो एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम है, तो बहुत सारे एटम है तो बहुत सारे एटम भी वाइब्रेट होंगे, सारे एटम वाइब्रेट होंगे। अब एक एटम यानी एक बॉन्ड की वजह से एक पीक आती है, एक सिग्नल आएगा। भाई आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो एक बॉन्ड के कारण एक सिग्नल बनेगा। तो एक सिग्नल बनेगा तो उसमें बहुत सारे बॉन्ड है, बहुत सारे बॉन्ड है तो बहुत सारे सिग्नल क्या होंगे, बनेंगे। तो बहुत सारे सिग्नल एक साथ उस पन्ने पे निकल के आएंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स बहुत ही, जो वो स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत ही क्या दिखाई देगा, जटिल दिखाई देगा। वो इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा कि इसमें बहुत सारे सिग्नल एक साथ, छोटे बड़े, किसी की पीक क्या है, किसी की पीक क्या है। तो एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारे बॉन्ड होने के कारण जो सिग्नल जो आता है, यानी जो बैंड आता है, तो वो बंधों के कारण आता है, यानी वो एटम्स के वाइब्रेशन के कारण आता है। तो हमने तो बात पहले कर ली कि जो एनर्जी देंगे तो बॉन्ड वाइब्रेट होंगे, एटम्स वाइब्रेट होंगे, बॉन्ड वाइब्रेट होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होगा। तो हमने ये कहा कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में बहुत सारे बॉन्ड है, बहुत सारे बॉन्ड है तो उसमें बहुत सारे क्या है, एटम्स और बॉन्ड बहुत सारे हैं, तो वो क्या होंगे, वो सब वाइब्रेट होंगे, वो सब वाइब्रेट होंगे। तो हमें आईआर स्पेक्ट्रम में बहुत सारे बैंड प्राप्त होंगे, बहुत सारे क्या प्राप्त होंगे, बैंड प्राप्त होंगे। और बहुत सारे बैंड प्राप्त जब एक ही उसमें स्पेक्ट्रम होंगे तो वो स्पेक्ट्रम हो जाएगा, तो जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसे समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। जी कॉम्प्लेक्स होता है ना, जटिल होता है, ये उलझा हुआ होता है, ये इसके लिए फायदेमंद है, ये बहुत इसके लिए विशेषता है। आईआर स्पेक्ट्रम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ये आईआर स्पेक्ट्रम के लिए अच्छी बात है, यानी कि वो इसकी जटिलता ही इसके लिए उपयोगी है। क्योंकि अभी हम जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, हमारे पास दो यौगिक हैं, एक तो है शुद्ध और एक होता है, एक है अशुद्ध। इस शुद्ध में कुछ इम्प्योरिटीज मिली हुई है और ये क्या हो गया, इम्प्योर, ये प्योर है, ये प्योर। अब हम बात करेंगे कि सब इसका स्पेक्ट्रम, अब हमें ये नहीं पता चलता है कि इसमें अशुद्धि कितनी मिली हुई है, क्या है क्या नहीं है, तो इसका स्पेक्ट्रम लीजिए, ठीक है, और फिर इसका स्पेक्ट्रम लीजिए, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा इसके और इसके स्पेक्ट्रम में, जो डिफरेंस आएगा वो इम्प्योरिटी, वही क्या, इम्प्योरिटी। तो उसका स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्स होता है तो बहुत सारे पीक्स आएंगे, इसमें बहुत सारी आएंगी,
जो पीक ऐसी है जो इसमें है इसमें नहीं है, जो इसमें है इसमें नहीं है, तो वो पीक क्या होंगी, इम्प्योरिटीज की होंगी। और इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध नमूनों का भी पता इससे लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बोल सर बहुत सारी पीक्स आ जाएंगी, फिर कॉम्प्लेक्स है, फिर जो है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई होगी। किसी भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं हो सकती है। किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए अनेक स्पेक्ट्रोस्कोपियों की आवश्यकता होती है, अनेक स्पेक्ट्रोस्कोपियों की जरूरत पड़ती है। हमें हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड की हमें चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो उसके लिए हम केवल IR स्पेक्ट्रा उसका लेकर के उसकी स्ट्रक्चर को हम नहीं बता सकते हैं। अगर हमको उसकी स्ट्रक्चर बतानी है तो उसके लिए हमको उसका UV स्पेक्ट्रा भी लेना पड़ेगा, उसका IR स्पेक्ट्रा भी लेना पड़ेगा, उसका NMR स्पेक्ट्रा भी लेना पड़ेगा, उसका मास स्पेक्ट्रा भी लेना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे स्पेक्ट्रा लेने पड़ेंगे, और लेने के बाद में उन सभी स्पेक्ट्राओं का क्या होगा, कंक्लूजन होगा, यानी उनका एनालिसिस होगा। हम उनको देखेंगे सबको। UV स्पेक्ट्रा क्या जानकारी देगा, सब इसमें C डबल बॉन्ड C है कि नहीं, क्रोमोफोरिक ग्रुप है, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है, वो ग्रुप्स की जानकारी देगा। भाई इस तरह के इसमें ग्रुप्स हैं, कौन कौन से ट्रांजिशन हो रहे हैं, N to pi स्टार हो रहा है, इसका मतलब इसके पास लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड भी है। इस तरह की इंफॉर्मेशन हमको UV स्पेक्ट्रा से मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम उसका IR स्पेक्ट्रा लेंगे। IR स्पेक्ट्रा लेने से उसको पता लग जाएगा किस किस टाइप के बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड वाइब्रेशन से तो आएगा भाई इसकी पीक जो है वो बॉन्ड पे डिपेंड है। तो कौन कौन से बॉन्ड, CH बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है या CN बॉन्ड है, वो सब बॉन्ड की जानकारी जो है इससे मिल जाएगी। लेकिन उससे ये नहीं पता चलेगा कि मान लो कोई CO ग्रुप है, ये पता लग गया, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि CO के पास कोई कार्बन है, ये पता लग गया, मान लो C13 NMR से पता लग गया कार्बन, लेकिन ये नहीं पता चल रहा इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है तो कितने हैं, वो जानकारी अपन को NMR स्पेक्ट्रम से मिलेगी। यानी और अधिक जानकारी फिर कैसे मिलेगी, NMR स्पेक्ट्रम से ये पता लगेगा कि भाई इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप तो था, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप उसके पास में कार्बन उस पर कितने हाइड्रोजन है, उससे सेकंड नंबर के कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, वो सब जानकारी फिर किससे मिलेगी, उससे मिलेगी, NMR स्पेक्ट्रम से मिलेगी। और कुछ जानकारी जो रह जाएगी फिर मास स्पेक्ट्रम से मिलेगी। तो इस तरह से अनेक स्पेक्ट्रोस्कोपी से अध्ययन करके ही किसी एक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया जा सकता है। किसी अकेली स्पेक्ट्रोस्कोपी से किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो इतनी बात होगी, हमने बता दिया है कि भाई वाइब्रेशन क्या होते हैं, वाइब्रेशन कैसे होते हैं, उसका क्या कारण है। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्पेक्ट्रम जो जटिल होता है और उसकी जटिलता भी इसके लिए उपयोगी ही है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अभी हमने ये कहा कि प्रत्येक बॉन्ड जो है वो IR फ्रीक्वेंसी देता है, यानी IR सिग्नल देता है, या हम ये कहें कि IR बैंड देता है। IR सिग्नल, IR बैंड, IR फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। तो प्रत्येक बॉन्ड एक IR सिग्नल देता है। हम अब कह रहे हैं कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक ही तरह का सिग्नल देते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं बात को, दोबारा से सुन लीजिए कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं वो चाहे किसी भी यौगिक में उपस्थित हो, वो एक ही प्रकार का सिग्नल देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि उस सिग्नल को देख करके हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि इस यौगिक में वो ग्रुप है या नहीं है। जैसे हमारे पास अगर सिग्नल आ गया, ये सिग्नल 3000 का है, तो हम उसको अंदाजा लगा लेंगे कि इसमें CH बॉन्ड होगा ही होगा। तो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो एक ही IR सिग्नल देते हैं, चाहे वो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। और ये ग्रुप से सामान्यतया क्रियात्मक समूह होते हैं। जैसे OH है, ये OH एक विशिष्ट सिग्नल देता है, ये चाहे ब्यूटेन में जुड़ा हो, चाहे ये पेंटेन में जुड़ा हो, चाहे ये 10 कार्बन के में जुड़ा हो, इसका जो सिग्नल होगा IR सिग्नल एक विशिष्ट सिग्नल होगा जो सब में उसी प्रकार से आएगा। तो इसी तरह से CO का जो है इसका जो कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोनिक ग्रुप चाहे किसी में भी जुड़ा हो तो उसका सिग्नल जो है वो लगभग एक रेंज के आसपास ही आता है, और इस वजह से ये इसके सिग्नल को देख करके हम इस ग्रुप की पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्रियात्मक समूह जो होते हैं, उन अधिकांश क्रियात्मक समूह के सिग्नल जो है वो एक फिक्स है और वो लगभग उसी फ्रीक्वेंसी पर आते हैं, चाहे वो किसी भी
अणु में या किसी भी यौगिक में जुड़े हुए क्यों नहीं। तो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और वो किस तरह से काम करती है, उसका सिग्नल कैसे आते हैं कैसे नहीं है, वो हमने एक बेसिक बात कर ली। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का हम आईआर, अब हम बात करेंगे कि इंफ्रारेड आईआर वेव्स क्या होती हैं और क्या उसके उपयोग हैं, उसकी बात हम आगे करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो।